नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। देश के अन्नदाता खुद अन्न के लिए तरस रहे हैं। किसानों की हालत किसी से छुपी नहीं है। हर रोज 30 से ज्यादा किसान और खेतिहर मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं। यह आंकड़ा 2016 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां 2014 में 12,360 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने खुदकुशी की, वहीं 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 12,602 हो गया। 2016 में आए आंकड़ों के मुताबिक उस साल 11,370 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने खुदकुशी की, लेकिन इसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह सरकार बेहतर जानती है। वैसे खेती से जुड़े मामलों की जानकारी इन आंकड़ों को काफी कम बताते रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि सरकारें जानबूझकर ऐसे आंकड़ों को कम करके बताती हैं। जो भी हो, लेकिन यह तथ्य है कि किसान खुदकुशी पर मजबूर हैं। वजह कई हैं। मौसम की बेरुखी की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। जो फसल होती भी है उसका सही दाम नहीं मिलता। किसान अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने को भी तरस जाते हैं। सरकारी मशीनरी उनकी मदद में अधिकतर जगह नाकाम दिखती है, भले ही दावे जो भी किए जाते हों। देश की आधी से ज्यादा आबादी खेती से जुड़ी हुई है। अगर उसकी हालत यही रही तो देश आगे कैसे बढ़ सकता है? इस सबके बीच हाल में पेश किए गए अंतरिम बजट में छोटे किसानों के लिए खास ऐलान किया गया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन रखने वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे सहायता देगी। आय एक तरह से उनकी मानी जाएगी। वो ये पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में दी जाएगी, जिसकी पहली किश्त इसी वित्तीय वर्ष में दी जानी है। इसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष के लिए रखे हैं। कुल मिलाकर सरकार पर इस स्कीम से 75,000 करोड़ रुपए का सालाना भार पड़ेगा, ये अनुमान है। तो एन लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की इस स्कीम को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो बजट के तुरंत बाद ट्वीट कर दिया था कि 5 साल के नाकारापन और अहंकार ने हमारे किसानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। उन्हें 17 रुपए प्रतिदिन देना इन किसानों का अपमान है। क्या वास्तव में इस स्कीम के तहत दिया जाने वाला पैसा किसानों के काम आने लायक नहीं है? इस पर बात करेंगे कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा से, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी आलोक पांडे की बाराबंकी से यह ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने खुद किसानों से पूछा है कि क्या इस स्कीम से उन्हें कोई फायदा लगता है या नहीं। ये वो इलाका है जहां आपको ऐसे हजारों छोटे किसान दिख जाएंगे जिन्हें 75,000 करोड़ की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा मिलना चाहिए। योजना के तहत इन किसानों को हर साल सरकारी सहायता के तौर पर 6,000 रुपए मिलने हैं, वो भी 3 बराबर किश्तों में। लेकिन क्या ये पैसा इन किसानों के सम्मान को बचाने लायक है भी? राम सेवक और शिवकाली बहराइच के गरीब सीमांत किसान दंपति हैं। खेती से उन्हें हर महीने करीब 7,000 रुपए की आमदनी होती है, यानी करीब 233 रुपए प्रतिदिन, जो जरूरत के लिए पूरी नहीं पड़ती। इस दंपति का बड़ा बेटा मुंबई के पास एक फैक्ट्री में काम करता है और हर महीने 3 से 4,000 रुपए घर भेजता है। इसे मिला लें तो इस किसान दंपति की आय करीब 366 रुपए प्रतिदिन हो जाती है। इस पैसे का अधिकतर हिस्सा 8 परिवार वाले घर की बुनियादी जरूरतों में खर्च हो जाता है। 50% से ज्यादा तो खाने में ही, ऊपर से रसोई गैस और अन्य जरूरतें। ऐसे में किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की मोदी सरकार की योजना का वो समर्थन करते हैं, भले ही ये 17 रुपए प्रतिदिन क्यों न बैठती हो। फायदा होगा कुछ तो 6,000 रुपए आएगा। जब मिले 6,000 तो कुछ का ना फायदा हो। जैसे कर्जा लेन जाता है तो मोदी जो साथ दे दिया है, तो वह होता कि कर्जा न ले पड़ी। कुछ तो फायदा होबे करी। जैसे कहाँ लगा पाएंगे पैसा? ये पैसा कहाँ लगा पाएंगे? हाँ, एक बाजार करे जाओ, साग सब्जी, मामला खत्म। बहराइच के नागेश्वर पूर्वा गांव में किसान फूलचंद यादव और राजेश कुमार यादव, दोनों के पास संयुक्त रूप से 4 एकड़ जमीन है, जिस पर हर साल वो 2 फसलें लेते हैं, गेहूं और धान की, या फिर अकेले गन्ने की फसल। उनका कहना है कि पिछले साल अपने खेतों से उन्हें 10,000 रुपए प्रति माह कमाई हुई, यानी 330 रुपए प्रतिदिन। इस आय से उनका 15 लोगों का परिवार जैसे तैसे चलता है। लगभग सारा पैसा खाने में ही चला जाता है। इन किसानों को उम्मीद है कि मोदी सरकार से 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में मिलने वाली अतिरिक्त राशि से कम उनके खाद के खर्चे की कुछ भरपाई हो जाएगी।
एक फसल के दौरान उन्हें प्रति एकड़ डीएपी के 2 बैग्स और यूरिया के 2 बैग्स की जरूरत होती है। डीएपी के 45 किलोग्राम के एक बैग की कीमत करीब 1200 रुपए है, जबकि यूरिया के ऐसे ही बैग की लागत है 330 रुपए। इस तरह एक फसल के दौरान इस किसान परिवार की प्रति एकड़ खाद की लागत 3060 रुपए आती है। अब मान लीजिए गन्ना 1 बीघा है, एक बीघा में कम से कम 8-10 हजार रुपये खर्चा बैठेगा, 5-6 हजार रुपये, और 6 हजार ही मिलेगा तो उसमें क्या पूरा होगा आप बताइए। हम लोगों की मजदूरी ही नहीं होगी। ऐसे तुमको लगता है कि किसानों के प्रति सरकारों की हम लोग अपने आप कर ही रहे हैं, जो हम लोगों को करना है वो कर रहे हैं, और क्या। 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में भी लाया जा सकेगा। किसानों के लिए सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान आम चुनाव से ठीक पहले किया गया है, लेकिन 55 साल के किसान मोहम्मद रजा इस योजना से खुश नहीं हैं। रजा और उनके 4 सदस्यों के परिवार के पास बहराइच के इस गांव में 1/4 एकड़ जमीन है। अपना पेट पालने के लिए एक किसान दूसरों की जमीन पर भी काम करता है। मोहम्मद रजा को खेती और बाकी मजदूरी से हर महीने 5000 रुपए की आमदनी होती है, जो प्रतिदिन 166 रुपए ठहरती है। 4 लोगों के परिवार का पेट पालने के लिए ये नाकाफी है। रजा ने गन्ने की फसल के लिए इस सीजन में 6000 रुपए खर्च किए हैं। इसमें से 1750 रुपए बीज में, 3000 रुपए डीएपी और यूरिया में और 1250 रुपए पानी और डीजल पर खर्च हुए। लेकिन इतने खर्च से उगाया उनका गन्ना महज 4900 रुपए में बिका। सीधे सीधे 1100 रुपए का नुकसान। सरकार की ओर से मिलने वाला अतिरिक्त पैसा इस घाटे की कुछ भरपाई कर सकता है, लेकिन रजा फिर भी खुश नहीं है। हमें पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा गल्ला चाहिए। अब हमें भूखों मरने का नंबर आ गया। 1.25 बीघा खेते में 12 कुंटल गन्ना हुआ। लागत लगाई हमने 6000 रुपया। गन्ने की कीमत आज है 3900 रुपया है। बताइए हमारे इतना नुकसान हुआ, कहाँ से हम लगे। अगर यही 6000 रुपया जब मोदी जी कुर्सी पर बैठे थे तो वही 6000 रुपया महीना अगर हमको दिए होते तो मुझे इतनी परेशानी न झेलनी पड़ती। नहीं तो स्कीम ऐसी किया है कि 4 साल बीत गए, 5वां साल अब इलेक्शन का पीरियड आ गया। अब मोदी जी को अब जरूरत किसान की है। अभी तक किसान भाड़ में चले गए थे, अब किसान को जरूरत है। आप 6000 रुपये की लालच देकर वोट लेना चाहते हैं, गद्दी पर बैठना चाहते हैं। 45 साल के जियाउद्दीन के पास करीब 3.5 एकड़ खेती की जमीन है, जिससे उनकी प्रति माह आमदनी 8000 रुपए है, यानी 266 रुपए प्रतिदिन। 4 साल पहले जियाउद्दीन ने खेती के लिए 2,20,000 रुपए कर्ज लिया। 2017 में योगी सरकार ने इस कर्ज का करीब 47,000 रुपया माफ भी कर दिया, लेकिन जियाउद्दीन बकाया कर्ज भी नहीं चुका पाए हैं। वो कहते हैं कि सरकारी मदद काफी कम है और इससे कर्ज की जरूरत की पूर्ति नहीं होती। 2000 रुपया किस हिसाब से 6000 रुपया साल तो गलत है। क्यों गलत क्यों है? मतलब ये है कि माफी वाला फिर ठीक है और ये 6000 रुपया वाला नहीं ठीक है। अच्छा, नहीं जैसे कर्ज माफी आप कह रहे हैं ज्यादा सही चीज है, और ये क्यों, ऐसे क्यों? इससे है कि आदमी छुटकारा पा दिया है, स्थिति में ना हो पड़ी है। भारत सरकार की जो ये किसान सम्मान निधि योजना है, ये कुछ तरीकों में कुछ और राज्यों में जो योजनाएं चल रही हैं उनसे प्रेरित भी है। जैसे तेलंगाना राज्य का अगर आप उदाहरण लें तो वहाँ पे एक 8000 रुपये प्रति एकड़ की स्कीम चलती है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है किसानों को। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है तेलंगाना की स्कीम में कि वहाँ कोई लैंड होल्डिंग की सीलिंग नहीं है। मतलब आपके पास चाहे जितनी भी ज़मीन हो और अगर आप किसान हैं तो आपको वो 8000 रुपये प्रति एकड़ का सपोर्ट मिलेगा। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि मोदी सरकार इस पैसे की पहली किश्त कितनी जल्दी किसानों के खातों में पहुंचाती है, और इस बात पर भी कि आम चुनावों में मोदी सरकार का ये दांव किसानों पर कितना कारगर साबित होगा। बहराइच से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बहराइच से किसानों के साथ ये बात हमने देखी, रिपोर्ट हमने देखी। हमारे साथ जाने माने कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। ये खबर आपने रिपोर्ट देखी। किसानों का, कईयों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी जिंदगी में, कुछ का कहना है कि इससे थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। ठीक चुनाव से पहले ये ऐलान हुआ तो इसके पीछे चुनावी राजनीति जरूर होगी, लेकिन अगर विशुद्ध अर्थशास्त्र के तौर पर इसको देखें और किसानों से जुड़े मामले के तौर पर देखें तो क्या कहीं कोई उम्मीद है इस योजना से?
देखिए, मुझे तो समझ नहीं आता कि 500 रुपए प्रति माह से किसानों की जो खेती में इतनी भयंकर दुर्दशा है, उससे कैसे उनको उभारा जा सकता है। मुझे ये भी समझ नहीं आता कि 500 रुपए अगर हम प्रति माह एक परिवार को, किसान परिवार को देते हैं, तो उससे आत्महत्याओं का दौर कैसे रुक जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इतना भयंकर संकट से अभी भारत के किसान गुजर रहे हैं, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे नीति निर्धारकों को लगता है कि शायद छोटी सी टिंकरिंग करने से जो उनको लगता है कि एक मिरेकल हो जाएगा, ये डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम हो जाएगा, या कृषि का जो जो शेप है और फेस है वो बदल जाएगा। मुझे लगता है कि उस पर कहीं दोबारा एक बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है। ये अनफॉर्चुनेट है कि जैसे हमने आपकी रिपोर्ट में देखा कि किसान जो है पहले ही उनकी जो इनकम है इतनी 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 कम है, और उसके ऊपर जैसे कई किसान कह रहे हैं कि भाई ये तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई है। लेकिन ये तो एक जो पॉलिटिकल मैसेज है वो भी हम जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, और 2000 रुपए क्यों सरकार चाहती है कि किसानों के खाते में जाए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं बहुगुणा जी आपसे कि ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है अपने आप में। मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण गिनता हूं क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम एग्रीकल्चर में एक तरह का एक शिफ्ट देख रहे हैं। पहले तो आज तक एमएसपी प्राइसेस के बारे में बात होती है, लेकिन अब हम डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की बात करना शुरू किए हैं। मुझे लगता है कि अभी तो सरकार को चाहिए था कि कम से कम इससे डबल अमाउंट किसानों को देते, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। ये कह रहा है कि 75,000 करोड़ रुपए का बजट होगा साल का, इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए जो 3 किस्तें होंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने 12,000 रखा होता प्रति किसान या प्रति एकड़ के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होता और थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल भी लगता वो स्पोर्ट अनकोट। क्योंकि और ये भी नहीं है कि पैसे कमी है, क्योंकि हमने कॉर्पोरेट को हम 2008-2009 से 1,86,000 करोड़ रुपए का एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज हर साल देते आ रहे हैं। किसी को नहीं मालूम देश में कि क्यों दिया जा रहा है उनको। अभी तक हम पिछले 10 साल में 18,60,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। वित्त मंत्री साहब के पास बड़ा एक ऑप्शन था, एक उनके पास एक ऑप्शन ये था कि उसको बंद करते और वो 1,86,000 करोड़ रुपए वो किसानों के खाते में जाता, तो कम से कम 15,000 रुपए प्रति किसान प्रति एकड़ मिल सकता था। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, प्रायोरिटी पे एग्रीकल्चर को रखा हो, तो ये पॉसिबल था। लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जो है आज तक हमने कभी अटेम्प्ट नहीं किया था, और मेरा मानना है कि ये पहला एक स्टेप होगा कि आने वाले सालों में हम देखेंगे। जैसे मनरेगा शुरुआत हुई थी तब भी बहुत लोग ने सवाल उठाए थे, लेकिन आज मनरेगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल बन गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रूरल एरियाज में। और मेरा मानना है कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट सब्सिक्वेंटली एक ऐसा ही टूल बन जाएगा किसानों को, मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स को उस लेवल से बाहर खींचने के लिए जहां पर वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को कुछ उसको एक रूपरेखा दे सकते हैं। जी, और ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना की जो रैयत बंधु स्कीम है वहां से इसका आइडिया सरकार ने उठाया है। उस स्कीम का अब तक क्या फायदा किसानों को मिला और उसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या और बेहतर कर सकती थी सरकार जो नहीं किया? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने ये आइडिया जो है तेलंगाना से अडॉप्ट किया है। तेलंगाना पहला राज्य है देश में जिसने डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देने की बात की है। और मुझे याद है जब ये डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की बात हो भी रही थी तो वहां भी सवाल किए गए थे कि पैसा कहां से आएगा, ये पैसा व्यर्थ जाएगा। लेकिन वहां पर देखिए कि 2 चीजें हुई हैं जो केसीआर जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने किया कि आइडेंटिफिकेशन जो है किसानों की बहुत एक जो इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे होनी चाहिए उस तरीके से हुई है। उसके अलावा जो उनके स्टाफ थे, ऑफिशियल्स थे, वो हर किसान के पास गए हैं, उसको समझाया है, उसके रिकॉर्ड्स देखे हैं और वहां पर ये मनी ट्रांसफर हुई है। इलेक्शन से पहले अगर आपको याद होगा तो पहली किस्त जो थी उस समय दी जा रही थी तकरीबन 4,000 रुपए प्रति एकड़, जो कि इलेक्शन के बाद हम जानते हैं कि अब वो 5,000 रुपए प्रति एकड़ होकर 10,000 रुपए का वहां पर किसानों को हर साल में सहायता दी जा रही है। वहां का फर्क ये है कि वो 1 एकड़ के हिसाब से है, प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के लिए, लेकिन अपर लिमिट नहीं है। आपको 10 एकड़ है तो आपको 10 एकड़ भी मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है उसमें मात्र 2 हेक्टेयर के लिए है, यानी 5 एकड़ तक के लिए है। आपको 5 एकड़ से ज्यादा अगर आपकी जमीन है तो आपको ये सहायता नहीं मिलेगी, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट नहीं मिलेगी। लेकिन एक तीसरा एक जो वेरिएंट है वो ओडिशा में था। ओडिशा ने कई कुछ करके ये देखा है कि उन्होंने अलग अलग तरीके से इवन लैंडलेस फार्मर्स को, शेयर क्रॉपर्स को भी उसके अंदर इंक्लूड किया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि तेलंगाना में तकरीबन 35 से 40% किसान जो है
वो टेनेंट फार्मर्स हैं या काश्तकार हैं, उनको ये सपोर्ट नहीं मिल रही जो तेलंगाना दे रहा है। ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम में जो काश्तकार हैं या जो टेनेंट फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार की शायद ये मंशा है कि इलेक्शन से पहले उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिनके पास जमीन है, कम से कम उनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तो डायरेक्ट उसके बैंक में खाता जो है उनके खाते में पैसा चला जाएगा। तो वोट एवर इट मीन्स, मुझे लगता है कि आस्ते आस्ते इसमें इम्प्रूवमेंट होंगे और ये एक ऐसी स्टेज आएगी। बहुगुणा जी, मुझे याद है बहुत साल पहले देवीलाल जी जब इलेक्शन हो रहे थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब बने, तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि वृद्ध आश्रम ओल्ड एज पेंशन लॉन्च करके, उसमें भी सवाल ये उठते थे कि साहब ये पैसा कहाँ से आएगा, ये तो व्यर्थ जाएगा। लेकिन वो उस बात पर अडिग रहे और अल्टीमेटली 150 रुपए की, मुझे याद है पहली बार उन्होंने किस्त दी थी किसानों के लिए, सबके लिए ओल्ड एज पेंशन की। आज देखिए हरियाणा सरकार जो है वो 2000 पेंशन दे रही है। तो मेरा मानना है कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है आप देखेंगे डायरेक्ट इनकम सपोर्ट में ये आगे होगी। जी, आपने एक बात कही कि ये पहली बार एक इस तरह का शिफ्ट देखा गया है कि सरकार जो है वो सीधे डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किसानों को कर रही है, एक तरह से उनके खाते में सीधे पैसा आ रहा है। दूसरा रास्ता जो हम लगातार देखते आए हैं कि कर्ज माफी का या सब्सिडी देने का है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे इनकम सपोर्ट बढ़ाया जाए और दूसरे रास्ते से जो मदद है उनको कम किया जाए, किसान अपने पैसे पर अपने दम पर खड़ा हो और बाद में उसको उन वैसी मदद की जरूरत न रह जाए? क्या ऐसा हो सकता है धीरे धीरे बदलाव इस पूरी व्यवस्था में? देखिए, इसको अगर हमने जो आपने कहा जो कर्जा है जो किसानों को उसकी जो ऋण माफी की हम बात तब करते हैं, तो ये मैं जानता हूं कि ऋण माफी जो है वो कोई भी उसको लॉन्ग टर्म में उसको एक रास्ता नहीं मानता है किसान की हेल्प करने का। ये तो शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इमीडिएट रिलीफ किसानों को देनी है तो ऋण माफी की जरूरत होती है। लेकिन ऋण माफी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग जो मैं देखता हूँ सारे देश में जो डिबेट होती है वो ये है, जब किसान की ऋण माफी होती है तो सब खड़े हो जाते हैं कि साहब ये गलत हो रहा है, ये क्रेडिट लाइन स्क्वीज हो जाएगी, इससे मॉरल हैजर्ड होगा, ये एक नेशनल बैलेंस शीट खराब हो जाती है। लेकिन जब कॉर्पोरेट के कर्जे माफ होते हैं तब मैंने कभी नहीं देखा आज तक कभी किसी ने कहा कि ये कर्जा माफी से इसके कॉर्पोरेट की जो सरकार के बैंकिंग सिस्टम की या उसकी जो है नेशनल बैलेंस शीट खराब हो जाएगी या क्रेडिट लाइन जो है वो स्क्वीज हो जाती है। वहां पर तो हमारे पूर्व वित्त मंत्री साहब जो वित्त सहायक जो थे, सेंट्रल जो चीफ एडवाइजर थे सरकार के, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनका ये कहना था कि जब हम कॉर्पोरेट लोन राइट ऑफ करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और ये बड़ा अचंभा था हमें सुन के कि कॉर्पोरेट लोन राइट ऑफ करने से अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो किसान का लोन राइट ऑफ करने से हम ये क्यों मानते हैं कि भाई नेशनल बैलेंस शीट खराब होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक डिजाइन है उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसको ठीक करने की जरूरत है। तो मेरा मानना है कि जो ऋण माफी है ये शॉर्ट टर्म है, इसको बिल्कुल उस स्टेज पे करना चाहिए, क्योंकि हमने एक रिपोर्ट अभी आई है जो कहती है कि सन 2000 से लेकर अभी तक किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब देख लीजिए, उनको ठीक भाव नहीं मिलने से पिछले 20 सालों में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो क्या देश का दायित्व नहीं बनता कि इसका प्रायश्चित किया जाए? क्या देश का दायित्व नहीं बनता कि सरकार जो है किसानों के साथ खड़ी हो, लोग भी खड़े हो किसानों के साथ? ये एक नेशनल जो है ये अर्जेंसी है, हमें देश को भी समझना है। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल किया बिल्कुल ठीक है कि आने वाले दिनों में डायरेक्ट इनकम सपोर्ट ही एक रास्ता है जिससे आप देखेंगे कि किसान की इकोनॉमिक ग्रोथ की हम जो बात कर रहे हैं उसमें उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है, स्पेस मिलती है और वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को दिखा सकते हैं। अमेरिका और यूरोप में भी देखें तो आज तक अभी तो जो अमेरिका ने डायरेक्ट इनकम सपोर्ट अभी पिछले फार्म बिल उनका आता है 5 साल में, उसमें बंद की है। लेकिन उससे पहले डायरेक्ट इनकम सपोर्ट अमेरिका में एक नॉर्मल पैटर्न था, अमेरिका में भी यूरोप में भी। तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट अगर उन देशों में हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं हो सकती थी? इस बात का मैंने बहुत सालों से इस पर जोर डाला है और इस बात को उठाया है कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट ही एक रास्ता है, क्योंकि जो मार्केट है जिसको हम एफिशिएंट मार्केट कहते हैं, दुनिया में कहीं भी कोई एफिशिएंट मार्केट नहीं है। आपको हैरानगी होगी जान के भोगना जी कि अमेरिका का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, वो ये कहता है, रिकॉर्ड पे है, उसने कहा है कि 1960 से लेकर अभी तक अमेरिका में रियल इनकम डिक्लाइन पे है, रियल इनकम गिरती जा रही है। अगर अमेरिका में किसान भी जीवित है तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट और मैसिव सब्सिडीज जो दी गई है उन सब तरीकों के तौर पर मिला के चुला के देखें तब वो जीवित है आज, होता है ही इज डूइंग वेरी वेल। तो भारत में भी
अब दुनिया में सारा पैटर्न वही है जो हम अडॉप्ट करते हैं, अमेरिका से हम बॉरो करते हैं, लेकिन हमने मार्केट इकोनॉमी तो अडॉप्ट की है, एफिशिएंट मार्केट्स की बात नहीं की है, लेकिन डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की हमने कभी बात नहीं की। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे एग्रीकल्चर के अगर ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो एग्रीकल्चर की पलट भी हो सकती है। जी शुक्रिया देवेंद्र शर्मा, आप हमारे साथ रहे। और ये खास बात आपने कही कि पहली बार शिफ्ट एक सरकार की नीति में देखने को मिला है। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट अभी तक किसानों के मामले में नहीं था, लेकिन अब सरकार ने ये किया। वजह फौरी वजह भले ही चुनाव रहे हों या फिर वास्तव में किसानों की हमदर्द हो गई हो सरकार, लेकिन देखना है कि इसी नीति पर आगे कैसे और बढ़ती है सरकार और किसानों के लिए पैसा लाने में कितनी उदारता दिखाती है, कहां से किसानों के लिए पैसा लाएगी और क्या कहीं और उसके लिए कटौती करेगी, ये आगे देखा जाना है। अब तो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसके बाद जो नई सरकार आएगी उसे अब ये काम करना होगा। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रॉबर्ट वाड्रा से जो आज पूछताछ हुई उसके क्या सियासी मायने हैं, इस पर बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी आज कई घंटे की पूछताछ कर चुका है। खुद प्रियंका गांधी आज रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के दफ्तर तक छोड़ने के लिए आई और जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों के सभी आरोपों से रॉबर्ट वाड्रा ने इनकार किया है। रॉबर्ट वाड्रा ने संजय भंडारी और सुमित चड्ढा से किसी तरह का सरोकार उनके साथ होने से इनकार किया है। वाड्रा ने लंदन में किसी तरह की संपत्ति होने से भी इनकार किया और माना कि वो मनोज अरोड़ा को जानते हैं, लेकिन वो कभी उनका कर्मचारी हुआ करता था। अरोड़ा ने कभी उनकी तरफ से कोई ईमेल नहीं किया। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुकीर्ति हैं। सुकीर्ति, क्या रॉबर्ट वाड्रा वहां से बाहर निकल गए हैं? क्या खास पूछताछ में निकला? नहीं, अभी रॉबर्ट वाड्रा जो है वो अभी भी ईडी ऑफिस के अंदर ही मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे ईडी के ऑफिस का गेट है। अभी भी यहाँ पे जो मीडिया है वो सारा मौजूद है। 4 बजे रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर आए थे और अब आप देख सकते हैं 9:30 बज रहा है, तो तकरीबन 5.5 घंटे हो चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा अब भी अंदर मौजूद है। क्वेश्चनिंग में जो डिटेल्स हैं वो कुछ बाहर आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चनिंग पूरी तरह से ओवर हो चुकी है, पर चूंकि वो अब तक बाहर नहीं आए हैं तो माना जा रहा है कि अब भी उनके साथ सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जो कुछ मेन बातें निकल करके आई हैं उनके साथ जो सवाल किए गए हैं उसमें से ये पहला, उन्होंने डिनाई किया कि वो किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी प्रॉपर्टी लंदन में ओन करते हैं। दूसरा, जहां तक जिन लोगों के नाम सामने आ रहे थे कि उनसे लिंक्स हैं इनके, उन लोगों ने इनकी मदद करी प्रॉपर्टी ओन करने में, जैसे कि संजय भंडारी जो कि एक आर्म्स डीलर है जो काफी टाइम से फरार हैं, उन्होंने लंदन की एक 1.9 मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी जो है अपने नाम पे खरीदी थी रॉबर्ट वाड्रा के लिए। उनके लिए एक शील्ड की तरह काम किया था। पहला तो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनके संजय भंडारी से कोई लिंक्स नहीं है, उनके कजिन सुमित चड्ढा जो भी इस केस में इन्वॉल्व है उनसे भी कोई लिंक्स नहीं है। एक तीसरा नाम जो सामने आया है वो मनोज अरोड़ा का है, जो कि एज एन एम्प्लॉय काम करते थे रॉबर्ट वाड्रा के लिए उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में। काफी समय तक उनके साथ एज एन एसोसिएट काम करते रहे। मनोज अरोड़ा की जब पहले क्वेश्चनिंग करी थी ईडी ने, तो उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा ने मुझसे कुछ ईमेल लिखने को कहा था, इसलिए मैंने उनके बिहाफ पे वो ईमेल्स लिखे। तो उस बारे में भी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हाँ, वो मेरे एम्प्लॉय तो जरूर थे पर मैंने उनसे कभी कोई ईमेल्स लिखने के लिए कहा नहीं। तो जिस तरह से पूरा सवाल जवाब की प्रक्रिया चलती आ रही है उसमें यही निकला है कि रॉबर्ट वाड्रा हर तरह के जो एलिगेशंस हैं उनके खिलाफ उसको डिनाई कर रहे हैं। हो सकता है इसी कारणों से जो है क्वेश्चनिंग लगातार जारी है और ईडी उनसे जो चीजें उगलवाना चाहता है, जो और सबूत है जिनको जोड़ना चाहता है, वो अभी तक पूरी तरह से ईडी उस पूरी पजल को जोड़ नहीं पाई है, इसीलिए सवाल जवाब लगातार चल रहे हैं। सर जी शुक्रिया सुकीर्ति। और रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की इस पूछताछ पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हरीश जी, आपका स्वागत है इस बातचीत में शामिल होने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा से जो आज पूछताछ हो रही है, कहीं प्रियंका के नए नए राजनीति में इतना बड़ा कद लेकर उतरने के मौके पर यह एक बोझ तो नहीं बन गया? देखिए, कोई बोझ का सवाल पैदा नहीं होता। सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया जानती है कि रॉबर्ट वाड्रा को भाजपा अपने राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए एक पंचिंग बॉक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रही है और
उन पर आरोप लगा करके ये सिद्ध करने की, ये वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि सब उसमें किसी न किसी तरीके से प्रियंका जी और सब इन्वॉल्व हैं, ताकि प्रियंका जी राजनीति में ना आए। लेकिन गांधी परिवार को वो जानते नहीं। जो लोग दुश्मनों की, आतंकवादियों की गोलियों से नहीं डरे, जिन्होंने अपना सीना जो है हर तरीके के देश के बलिदान के लिए आगे कर दिया, तो वो भाजपा के इस राजनीतिक घुड़की से डरेंगे, ये उनका मिजाज नहीं है। और अब प्रियंका जी खुल करके, वो राजनीति में पहले भी थी, पहले रायबरेली और अमेठी का डंका थी, लोग कहते थे प्रियंका अमेठी रायबरेली का डंका, और अब वो उत्तर प्रदेश और सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस का डंका है। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका जी जब खड़ी होंगी तो युद्ध में, रणनीतिक युद्ध में, राजनीतिक युद्ध में जैसे राम के साथ लक्ष्मण थे, ये उसी तरीके की जोड़ी है। तो भाजपा की पराजय निश्चित है, और उस पराजय को निश्चित जान करके, खिसिया करके जो है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक हवाई आरोपों को गढ़ा जा रहा है, मनगढ़ंत आरोपों को गढ़ा जा रहा है। पूरा ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे बहुत ही बड़े साक्ष्य हैं। क्या साक्ष्य हैं? यदि साक्ष्य होते तो आप ये बताइए 4.5 साल तक, 4.25 साल तक चुप बैठते। तो लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ये जो आरोप तमाम लगे हैं, ये यूपीए सरकार के दौर के हैं, ये अभी अभी आरोप नहीं लगाए गए हैं। कई मामले उनके खिलाफ पहले से राजस्थान में, हरियाणा में चल रहे हैं, तो ये तो उसी दौर के हैं। देखिए, ये शिकायतों का आधार हमेशा राजनीतिक रहा है, और मगर उसके बावजूद भी यदि कुछ था तो 4.5 साल में बहुत कुछ ये सरकार निकाल सकती थी यदि कुछ फैक्ट्स होते। लेकिन ये चुनाव के समय में, क्योंकि चुनावी वातावरण में भाजपा ये पा रही है कि वो घिर गई है, राफेल फाइटर प्लेन के डील के मामले में चौकीदार साहब फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और अपने किसी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए। बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं, उन्हें सरकार के सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दावों की पोल खोल करके रख दी है। तो एक नर्वस गवर्नमेंट का ये नर्वस एक्शन है, और इससे उनको कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने जा रहा है, बल्कि माइलेज जो भी मिलेगा वो कांग्रेस को मिलेगा। जी, आपका कहना है कि कांग्रेस को इसका माइलेज मिलेगा। कांग्रेस कैसे सामना करेगी? इतनी लंबी पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से पहले कभी नहीं हुई है। देखिए, हमने पहले भी बहुत सारी ज्यादतियों का मुकाबला किया है, सार्क कमीशन से लेकर के यहां तक। ऐसा नहीं है कि हमारे नेतृत्व ने के ऊपर कभी ज्यादतियां नहीं हुई। मैंने कहा ना कि जो लोग आतंकवादियों की गोली से नहीं डरे, आसन्न मृत्यु जिनको नहीं डरा सकी, मौत नहीं डरा सकी, वो लोग जो है भाजपा के और या मोदी सरकार की घुड़कियों से नहीं डरने जा रहे हैं, ईडी की घुड़कियों से नहीं डरने जा रहे हैं। कुछ लोग कुछ अलग इस्पात के बने होते हैं, कांग्रेस कुछ अलग तरीके की धातु की बनी है, इस धरती की मिट्टी की धातु की बनी हुई है। उसको ये इस तरीके से न बदनाम कर सकते हैं न डरा सकते हैं। जी, प्रियंका गांधी अब कांग्रेस की महासचिव हैं और पूर्वी यूपी का जिम्मा उन्हें दिया गया है। किस तरह से पूर्वी यूपी में वो पार्टी के अंदर जान फूंकेगी? स्थिति जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है, या धीरे धीरे कई और राज्यों में कांग्रेस की हुई है, उसे देखते हुए? देखिए, एक चीज आप मान के चलिए, हम इसको स्वीकारते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा संगठनात्मक ढांचा इन वर्षों के अंदर कमजोर हो गया, समझौते आदि के कारण। लेकिन आज भी कांग्रेस जन जो है सब जगह मौजूद हैं और हिम्मत के साथ खड़े हैं। वो अवसर की तलाश कर रहे थे, और राहुल जी ने जो बहुत ही एक सटीक राजनीतिक रणनीति के हिसाब से बड़ा माकूल निर्णय लिया, उसके बाद कांग्रेस जनों में जबरदस्त जोश है। और फिर उत्तर प्रदेश तो हमेशा नेहरू गांधी परिवार से बड़ा गहरा लगाव रखता रहा है। ये 20 के वर्षों में कुछ स्थितियां गड़बड़ाई हैं, और आज भी दोनों राहुल जी भी और सोनिया जी भी वहीं का प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश फिर से प्रियंका के रूप में 2022 की संभावना भी देख रहा है, भविष्य भी देख रहा है, 2019 से अलग हट करके भी आगे की तरफ भी देख रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रियंका जी के आने के बाद बड़ा भारी गुणात्मक परिवर्तन सारी चुनावी स्थितियों में आएगा, और
मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हम 2009 के संख्या को तो पार करेंगे। देखिए हैं, लेकिन कभी कभी जो बदली हुई स्थितियां होती हैं वो बल्कि इस सारे उसमें अखिलेश जी अब अपने को असमंजस में पाएंगे और मायावती जी का जो वोट है वो भी अन्य क्षेत्रों के अंदर जहां सपा होगी वहां कांग्रेस की तरफ देखना पसंद करेगा सपा के बजाय जो है, क्योंकि जमीनी स्तर पर दोनों पार्टियों के जो कैडर है उसमें बड़ा भारी विरोधाभास है। और प्रियंका जी के आने के बाद अब लोगों को ये पक्का भरोसा हो गया है कि कांग्रेस जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आई है, तो हमारा जो पुराना वोट बैंक है वो हमारी तरफ लौटेगा, एससी माइनॉरिटी का भी लौटेगा और ब्राह्मण भी जो मार्जिनलाइज हो गया है वो महसूस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा घाटा किसी को हुआ है तो उनको और माइनॉरिटीज को हुआ है। ये दोनों लोग जो है कांग्रेस के साथ आकर के खड़े होंगे, क्योंकि अब प्रियंका जी सहारा हो गई हैं, एक पिलर बन गई हैं, स्तंभ बन गई हैं, जिसको निकट से देख रहा है वो एक सॉल्यूशन के रूप में देख रहा है। राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय सॉल्यूशन के रूप में देखते थे, लेकिन हारे का सहारा प्रियंका गांधी आपने कहा सहारा हो गई जी। अब हारे की देखिए राजनीति के अंदर हार जीत चलती रहती है। हम पहले भी हारे हैं लेकिन 2014 में जीते और हम भाजपा की तरीके से नहीं है कि एक जीत के साथ हम दूसरे को मृत घोषित कर दे, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हमने हर हार से सबक लिया है। हमने 2014 की हार से भी सबक लिया है और आगे के लिए हम सुधारेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम अगले 25-30 साल के लिए देश को एक राष्ट्रीय वो दे रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं प्रधानमंत्री का। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अभी तक रॉबर्ट वाड्रा बाहर निकले नहीं हैं, ईडी से पूछताछ काफी लंबी हो चुकी है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चलेंगे मध्य प्रदेश। और अभी खबर मिली है रॉबर्ट वाड्रा अब निकल रहे हैं, अब ईडी के दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें, काफी लंबी पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा के साथ आज हो गई है और इस पूछताछ में जो पता चला है कि सभी आरोपों से रॉबर्ट वाड्रा ने इनकार किया है। संजय रॉबर्ट वाड्रा ने जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक कहा है कि संजय भंडारी और सुमित चड्ढा से किसी तरह का उनका कोई सरोकार नहीं रहा। लंदन में किसी तरह की संपत्ति उनके नाम पर नहीं है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर यह भी माना कि वो मनोज अरोड़ा नाम के व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन वो कभी उनका कर्मचारी हुआ करता था। So just, if you don't interrupt me, it will be much faster. Sir. रॉबर्ट वाड्रा साहब ने कोई गलती नहीं की ये करी है। नंबर 1, इस गवर्नमेंट चाहती है पॉलिटिकल रीजन के लिए उनको हैरेस करना। उनको जयपुर में हैरेस किए, जयपुर में हमने कोर्ट गए, कोर्ट से हमको प्रोटेक्शन ऑर्डर है, मैं वहां जयपुर में अपीयर करूंगा। कोर्ट ने जयपुर में कहा कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते। तो अब ईडी साहब क्या करें, उन्होंने एक नया समन्स जारी कर दिया। उस समन्स में उस समय रॉबर्ट वाड्रा साहब अमेरिका में थे, उनकी डॉटर का सर्जरी हो रहा था। तो पीछे से मालूम हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। ही ऑन हिज ओन वेंट टू कोर्ट एंड ही सेड आई एम गोइंग टू अपीयर वॉलंटरली बिफोर ईडी, यू गिव मी अ डेट, आई विल अपीयर ऑन दैट डेट। कोर्ट गेव द डेट ऑफ टुडे। ही हैज अपीयर्ड ऑन हिज ओन इवन विदाउट रिसीविंग अ समन्स। Please note, he has appeared on his own. He received no summons. They perhaps wanted to surprise him. They wanted to harass him for political vendetta. He has appeared. क्या क्वेश्चन पूछा, क्या उनको वो खुद आए हैं, खुद आए हैं। अगली बार पूछताछ के लिए बुलाया ईडी ने? अब मैं आपको वो टीवी न्यूज में ऑलरेडी आ गया। नहीं, कब बुलाया सर, प्लीज बता सर, एक बार क्लियर। टीवी न्यूज में ऑलरेडी आ गया, हमको समझ मिला नहीं उसके पहले। आप टीवी खोल लो, आपको मिल जाएगा। उनके कल बुलाया है कि रॉबर्ट वाड्रा, प्लीज बता दीजिए। हमने जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा गया है उन्होंने जवाब दिया है।
अभी क्वेश्चन आंसर मैं नहीं कर सकता बिकॉज इन्वेस्टिगेशन ऑन है, हमारा मैटर सब जुडिस है, प्लीज डोंट प्रेजुडिस। हमने अंडरटेकिंग दिया, अब हमको जब बुलाएंगे ही विल कम एंड इज ऑन हिज ओन। अगर कल बुलाएंगे कल जरूर आएंगे, जिस दिन बुलाएंगे वो आएंगे। बोला ईडी ने सर कब आना है? वो मैं अभी नहीं बोलूंगा, वो ईडी से पूछ लीजिए, उनको जब बुलाएंगे आएंगे। वो एक बार भी ईडी का नोटिस को वायलेट नहीं किए। जयपुर में कम से कम 10 या 12 बार नोटिस आए, इस टाइम रिस्पॉन्स किए, काफी समय तो मैं भी किया हूँ। जितना डॉक्यूमेंट मांगे हैं उनको एक बार नहीं दिए, 10 बार दिए। देखिए ये सब बात मैं आज के दिन नहीं बता सकता। यू हैव योर पेशेंस। संजय भंडारी को जानने से मना कर दिया कि मैं संजय भंडारी को नहीं जानता। देखिए आप स्पेसिफिक क्वेश्चन मत पूछिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में। ही इज अ वेरी पोलाइट मैन, ही इज अ वेरी डिसेंट मैन, ही इज अ वेरी वेल बिहेव्ड मैन, ही हैज ऑलवेज बिहेव्ड वेल। Whatever questions is required under law, he will answer, and he has answered. सर क्या ईडी ने कोई तारीख दी है अगली? सर कोई अगली तारीख बताइए सर कि वाड्रा साहब को कब आना है? सर ईडी ने कोई अगली तारीख दी है सर ईडी ने? सर आपका नाम बता दीजिए, सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमन ज्योति खतान एडवोकेट। थैंक यू। ये प्रतीक चड्डा एडवोकेट, मिस्टर श्याम कवरेज एडवोकेट। तो रॉबर्ट वाड्रा के वकील थे जो जानकारी दे रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और ईडी को उन्होंने सभी बातों के जवाब दे दिए हैं। ये कहा है कि कोई भी उनके नाम से संपत्ति लंदन में नहीं है और जिस तरह के आरोप लग रहे थे वो कोई भी आरोप सही नहीं है। करीब 6 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा के साथ ये पूछताछ हुई, काफ़ी लंबी पूछताछ हुई और गाड़ी में जाते वक्त थके हुए दिख रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। लंबी पूछताछ और क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई होगी। 3 अफसर ईडी की तरफ से थे, राजीव कुमार जो हैं वरिष्ठ अफसर ईडी के, उनकी अगुवाई में ये पूछताछ हुई और तमाम कागजात जो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े हैं उन्हें उनके सामने रखा गया होगा। इससे पहले जिन लोगों से, आरोपियों से पूछताछ हुई उससे जो जवाब मिले उन्हें रॉबर्ट वाड्रा के सामने रखा गया होगा इस पूछताछ के दौरान। ईडी की तरफ से अभी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया, कोई औपचारिक बयान अभी नहीं आया है। उस बयान का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हमें मिली थी वो ये पता लगा था कि संजय भंडारी और सुमित चड्ढा नाम के 2 व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का संपर्क या सरोकार होने से इनकार रॉबर्ट वाड्रा ने किया था। ये भी कहा था कि लंदन में किसी तरह की कोई संपत्ति उनके नाम पर नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये कहा था कि मनोज अरोड़ा नाम के एक आदमी को वो जानते हैं, लेकिन वो कभी उनका कर्मचारी हुआ करता था और अरोड़ा को कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी तरफ से वो कोई ईमेल करे या उसने उनकी तरफ से कोई ईमेल कभी किसी को किया हो। तमाम और भी पेच इस मामले में सामने आएंगे जब धीरे धीरे जानकारी आएगी कि प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ में और क्या जानकारियां मांगी रॉबर्ट वाड्रा से। वक्त है एक ब्रेक का, इसी खबर पर लौटते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा 6 घंटे लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार अब अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कई मुद्दों पर कई सवाल उनसे पूछे, खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ये सभी मसले थे। उनसे पूछा गया कि लंदन में उनके नाम पर क्या कोई संपत्ति है। उन्होंने कहा उनके नाम पर किसी तरह की कोई संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं है। संजय भंडारी और सुमित चड्ढा नाम के व्यक्तियों से उनका कोई संपर्क नहीं है। मनोज अरोड़ा को जानते हैं, लेकिन वो कभी उनका कर्मचारी हुआ करता था, लेकिन उसने कभी उनकी तरफ से कोई ईमेल नहीं किया। और भी कई सवाल ईडी की 3 सदस्यों की टीम ने पूछे आज, जिनका जवाब दिया रॉबर्ट वाड्रा ने। 6 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ आज चली है। वक्त है एक ब्रेक।